ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या डिफरेंस है आपके अकॉर्डिंग और क्या बेटर होगा? ऑनलाइन क्या करता है, फैसिलिटी फैसिलिटी इंसान को हमेशा क्या देता है। टीचर दूर से कह रहा है तो हर आदमी को पता है दूर वाला आदमी मेरा कुछ कर नहीं सकता, हालांकि वो उस खतरे से वाकिफ नहीं है कि बच्चा यदि आपसे दूर रहेगा तो वो टीनेज का बच्चा है तो वो क्या मैनेज कर पाएगा या क्या नहीं कर पाएगा। तो आज इतना ज़्यादा ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट, इतना ज़्यादा ड्रिंकिंग का इन्वॉल्वमेंट। आपके अकॉर्डिंग सर सक्सेस क्या है? जैसे ही आपने म्यूजिक क्लियर किया आपको लगा आप सक्सेसफुल हो गए, 5 साल बाद कीजिए आज वो पंजाब को सक्सेस के लिए रहे और 80 to 90% तो गलत डायरेक्शन में जाते हैं। आज के समय में बच्चों को टॉप 3 प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं बच्चे? क्या मोबाइल फ़ोन हटा देना ही सॉल्यूशन है डिस्ट्रैक्शन का? एक बार आपने मोबाइल दे दिया और तब आपने कुछ चीज़ को कर दिया। आप सब कुछ क्यों करवाना चाहते हो उस चक्कर में बच्चों को क्यों करते हो? और आप एग्रेसिव हो रहे तो बच्चा भी तो आपका एग्रेसिव होता है। तेल तो किलो से ही निकले हुए कहीं और से नहीं निकले। जनरल ये कह दिया जाता है कि तुम दोस्ती यारी सब भूल जाओ। देखो इसमें तो जो सबसे बड़ी गलती है ना मुझे कि वो तो है ही अभी ना समझ की उम्र में, अभी समझने का काम तो आपका था। सही। थोड़ा बहुत बकना कहना चाहिए, बच्चे को हारना भी चाहिए। क्या स्कूल इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं? कुछ बच्चे सर ऐसे भी होंगे जिनका ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा, तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? तो आप 22-23 लाख लोग लगे मतलब हार तो माननी नहीं है तो ड्रॉप तो वही, लेकिन जब दोबारा हुआ टोटल अटेम्प्ट हो गया क्योंकि लड़ना तो आपको जितनी आपके पॉपुलेशन है रिसोर्स तो उन पे बटेंगे। तो सर आपका एक मैसेज क्या रहेगा इन सभी स्टूडेंट्स के लिए, इन सभी पेरेंट्स के लिए जो कहीं न कहीं इस कॉम्पिटिटिव की फाइट से जुड़े हुए? देखो पेरेंट का सबसे पहला रोल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ इवोल्यूशन टॉक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हर घर में एक ना एक स्टूडेंट है जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। और इसी तैयारी के बीच में उस बच्चे के मन में हज़ारों सवाल आते हैं। क्या मेरा सिलेक्शन होगा? क्या मैं कर पाऊँगा? और उस बच्चे के साथ साथ यही चिंता उसके पेरेंट्स में भी रहती है, क्योंकि वो देख रहे हैं अपने बच्चे को दिन रात मेहनत करते हुए और उन्हें चाहिए कि कोई उनके बच्चे की काउंसलिंग कर सके, कोई उनके बच्चे को गाइड कर सके। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए आज हमारे पहले गेस्ट हैं, जो एक मेंटर भी हैं, एक मोटिवेशनल कोच के साथ साथ स्टूडेंट बिहेवियर एक्सपर्ट हैं, जो ऑलमोस्ट 30 साल से बीकानेर में बायोलॉजी की बेस्ट चॉइस हैं, जिन्होंने अब तक 1000 से भी ज़्यादा बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया है और जो मेरे भी टीचर हैं, मिस्टर जॉनी साधवानी, फेमसली नोन एज जॉनी सर, फाउंडर ऑफ बायोलॉजी बाय जॉनी सर। सर वेलकम टू इवोल्यूशन टॉक्स। वेलकम बेटा, हाउ आर यू? सर आई एम गुड, वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू एज अ फर्स्ट गेस्ट। सर कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे सर कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। आज तो आप बीकानेर की एक टॉप फैकल्टी हैं, लेकिन आपने टीचिंग एज अ प्रोफेशन कब और क्यों चूज़ किया? कब से आपने नीट पढ़ाना शुरू किया और आपकी अब तक की ओवरऑल जर्नी कैसी थी? देखो जब हमने ये स्टार्ट किया तब हमारा ऐसा कोई गोल इस तरह से इस प्रोफेशन की तरफ नहीं था। तो ये जो स्टार्ट हुआ वो तो नीड से स्टार्ट हुआ, पर जैसे जैसे हम स्टूडेंट के कांटेक्ट में आए तो हमें ऐसे फील हुआ कि शायद नेचर ने ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये प्योर सोल थी। और जैसे जैसे आप बच्चों के पास कांटेक्ट में आते गए तो आपको लगा कि उनको वाकई जो है अच्छे टीचर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो नेचुरली इंटरेस्ट बढ़ता गया। और जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया तो ये अपने आप ही शुरू हो गया। फिर रिजल्ट अपने आप मोटिवेट करता है, बच्चे अपने आप मोटिवेट करते हैं काम को। बिल्कुल सर। सर अगर हम लेट से नीट की बात करें, नीट एग्ज़ाम की बात करें, तो सर ये जो नीट का एग्ज़ाम है ये क्या है? क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम कि नीट का एग्ज़ाम किस चीज़ के लिए होता है, कई स्टूडेंट्स को ढंग से नहीं मालूम। तो सर थोड़ा आप अगर इसके बारे में बताएं, नीट का एग्ज़ाम क्या है और क्यों 22 लाख बच्चे इसको दे रहे हैं? देखो आज के टाइम में तो ये काफ़ी फेमस हो गया है और एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया है। तो इसे बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो ये बड़ा कॉमन हो गया है अभी। तो पहले क्या स्टेट वाइज हुआ करते थे, तब इसे आरपीएमटी कहा करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती थी तो सीपीएमटी के नाम से जानती थी।
तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू बच्चा किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि बच्चा साइंस बायोलॉजी बैकग्राउंड से 12th पास होना चाहिए, अगर उसने, या अपीयर्ड होना चाहिए। तो जिस साल वो अपीयर कर रहा है 12th के साथ, उस समय ये एग्ज़ाम, नीट के साथ ही अभी वेटनरी को भी इसमें ही दे दिया गया है। तो नेचुरली डेंटल में कहीं जाना हो, वेटनरी में कहीं जाना हो, तो वो एक ही एग्ज़ाम हो रहा है और उसी की रैंकिंग के थ्रू जो है आपको पूरे इंडिया में कहीं भी एडमिशन मिल सकता है। यानी सर सभी डॉक्टर्स के लिए एक कंबाइंड एग्जाम होगा। हाँ, पूरे भारत में एक ही एग्ज़ाम। बट सर इसको 22 लाख बच्चे 22 लाख का जो नंबर है, एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे ही बच्चा साइंस ऑप्ट करता है तो उसके पास दो बड़ी चॉइस होती है, या तो वो मैथ्स की तरफ जाए या वो बायो की तरफ जाए। तो पहला तो जो सबसे बड़ा मुझे कारण नज़र आता है इसका, कि मेडिकल प्रोफेशन अपने आप में बहुत चार्मिंग है, बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है। तो पैसा भी ठीक है इसमें, और साथ में क्या है कि जो सेवा का काम है वो भी पूरा हो जाता है। तो नोबल प्रोफेशन की वजह से एक बड़ा क्रेज इसकी तरफ रहता है। फिर बच्चों में क्या होता है, जिस एज में ये एग्ज़ाम होता है उस एज में एक बड़ी चीज़ उनके दिमाग में होती है कि मेरा कैसे नहीं हुआ, तो वो वापस से री अटैम्प्ट करते हैं। तो ड्रॉपर्स को मिलाकर, फ्रेशर को मिलाकर ये थोड़ा नंबर और बढ़ जाता है। सर लगभग कितने बच्चे यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होते हैं अपना, और कितने बच्चे हैं जो इसमें एग्जाम में एज रिपीटर बैठते हैं? देखो, होता क्या है कि जो लगभग आप परसेंटेज मानिए, जितना बच्चा सीबीएसई आरबीएसई से क्वालिफाई करता है तो वो लगभग लगभग सारा ही इसमें बैठता है। पर इसमें रिपीटर का परसेंटेज इसलिए बढ़ जाता है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगाया इसमें कि भाई आप 2 ही अटैम्प्ट दे सकते हैं या 3 ही अटैम्प्ट दे सकते हैं। जैसे आईआईटी में फिक्स 3 अटैम्प्ट है। दूसरी बड़ी बात है कि आईआईटी में एक और कंडीशन लगा दी कि 75% कंपलसरी। अभी यहाँ 75% कंपलसरी नहीं है 12th में। अच्छा, यानी सर नीट में अगर कोई हाँ, किसी के बोर्ड में 75% मार्क्स नहीं है हाँ, तो भी दे रहा है वो, तभी दे सकता है। तब भी दे रहा है। अच्छा, 2 अटेम्प्ट पे ब्लॉक नहीं है तो 3 अटेम्प्ट भी हो गए, 4 अटेम्प्ट भी हो गए, तो ये मास नंबर अपने आप ही क्या हो जाता है, फिर बढ़ जाता है उस वजह से, वो कलेक्ट हो जाते हैं वो सर। कलेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो सर इसमें इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है? जैसे 22 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें से कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे? देखो, अपन ओवरऑल बात करें तो 720 का एग्ज़ाम है, 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स उसका, केमिस्ट्री और बायो। अब इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है कि नेगेटिव मार्किंग के थ्रू इसमें एनालिसिस होता है, और लगभग 150-160 के आसपास अगर उसका स्कोर बन रहा है तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाता है। क्वालिफाई करने का मतलब हुआ कि अब वो किसी भी जगह, किसी भी मेडिकल कॉलेज में पूरे भारत में एडमिशन लेने के लिए कैपेबल है। अगर उसने क्वालिफाई नहीं किया तो उसको एडमिशन मिल ही नहीं सकता। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है कि कितनी गवर्नमेंट सीटें हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सीट पे, जनरल कैटेगरी पे कंपटीशन क्या है, बढ़ जाता है, क्योंकि वो सीटें कंपैरेटिवली क्या है, कम है। सर जैसे क्वालिफाइंग परसेंट जो मार्क्स हो गए क्वालिफाई करने के लिए 150 हो गए, और यही अगर हम जनरल का एग्जांपल लें तो जनरल में सीट सेलेक्ट होने के लिए, सीट लेने के लिए क्या मार्क्स चले जाते हैं? 150 से कहाँ तक पहुँच जाते हैं? देखो, अगर जनरल कैटेगरी से आप सीट ले रहे हो तो ये कट ऑफ तो क्या होता है कि पेपर पे डिपेंड करता है और वेरिएट करता है। ओके। लेकिन ओवरऑल अपन मान लें कि ये 580, 570, 610, 620 ऐसे हर साल वेरिएट करती है, पेपर के लेवल पे वेरिएट करती है। ओके। लेकिन ये जनरल कैटेगरी के लिए जहाँ आप मान रहे हो बच्चा 600 पे सीट ले रहा है और क्वालिफाई जो हो रहा है वो 150 पे हो रहा है, ये गैप बड़ा हो गया। तो जो लड़ाई है वो लास्ट वाली जो है ना, जनरल कैटेगरी में लास्ट वाली सीटों, यानी आप एलिजिबल तो 150 पे ही हो जाओगे। हाँ, आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप पैसे से, कहीं डोनेशन से एडमिशन है, कहीं मेडिकल सीट अवेलेबल है, तो आपको 150 के बाद मिल सकती है। तो सर लगभग कितनी सीट्स रहती हैं इसमें टोटल? टोटल अगर अपन दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मान लें तो करीब 1.25 लाख के आसपास। अच्छा, लगभग 1.25 लाख। हाँ, 1.25। इसमें गवर्नमेंट भी है, और इसमें गवर्नमेंट भी है, 60-65 हज़ार के आसपास आपकी गवर्नमेंट है। तो और यानी सर मतलब जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं या जो मेरिट में आ रहे हैं, यानी हर साल लगभग 1 से 1.25 लाख बच्चे किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। ले ले तो सर फिर जब 1.25 लाख तक की बात है तो फिर तो काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हो जाने चाहिए भाई। इतना फिर कोचिंग वगैरह की फिर रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है? नहीं, देखो,
जहाँ 23-24 लाख बच्चा बैठ रहा है और उसमें से अपन 1.25 लाख को सीट दे रहे हैं, और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जनरल कैटेगरी, SC ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, तो जो कैटेगरी सिस्टम लगता है तो नेचुरली क्या है कि जनरल कैटेगरी का बच्चा जो है वो पीछे रह जाता है। फिर स्टेट की कैटेगरी भी लगती है, स्टेट का कोटा भी लगता है, तो वहाँ पर सीट बनाना थोड़ा और कठिन है। बट सर फिर वो प्राइवेट में ले एडमिशन, प्राइवेट बहुत महंगा पड़ता है, प्राइवेट में कैसे लें? मतलब क्या डिफरेंस है, मतलब कितना सर डिफरेंस है गवर्नमेंट एक सीट की भाई फीस में? गवर्नमेंट सीट की वैसे तो हर कॉलेज की फीस क्या है, फिक्स नहीं है, लगभग 1 लाख के आसपास मान लेते हैं, 80,000 से लेकर 1 लाख तक के आसपास पूरे इंडिया में कहीं भी कोई गवर्नमेंट मेडिकल सीट है तो उसका परसेंटेज रेशो मतलब इतना फीस रहता है, 5 साल में लगभग 5 लाख। लेकिन यही अगर कि अपन किसी प्राइवेट के थ्रू करते हैं और जैसे राजस्थान जैसी स्टेट के थ्रू करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 1.25 करोड़ के आसपास फीस पड़ जाती सर इतना डिफरेंस? है। हाँ, यानी 20 से 25 लाख रुपए तो कॉमन सी बात है, आपको मिलेगा, लगेंगे, तो कहाँ 1 लाख, कहाँ 20 से 25 लाख, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए यानी मेन हाँ, लड़ाई सर गवर्नमेंट सीट की है। गवर्नमेंट सीट, कंपटीशन भी उसी का ही अच्छा, उसी के लिए बच्चा लड़ रहा है, है। उसी के लिए। तो सर ये तो हमें समझ आ गया कि नीट का एग्ज़ाम क्या है और इसमें क्या डिफ़िकल्टी रहती है। लेकिन अगर हम ये देखें कि लेट से अगर कोई बच्चा है जो अभी जस्ट 10th उसने पास करी है, उसका मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है और 80% मार्क्स है सर, तो क्या वो बच्चा नीट क्लियर कर सकता है? देखो मैं आपको बहुत क्लियर करूं कि परसेंटेज जो 10th में है या 12th में है उसका मार्किंग सिस्टम बिल्कुल अलग है, तो वो तो चलती है सब्जेक्टिव पैटर्न पे और ये चलता है आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे। लेकिन 80% स्कोर अपने आप में बता रहा है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उसका एनालिसिस अच्छा है, काम कर सकता है, तो डेफिनेटली आराम से हो जाएगा उसका सिलेक्शन। यानी वो अगर सही गाइडेंस के साथ हाँ, चले। प्रॉपर उसको मेहनत करनी पड़ेगी 2 साल, यानी हार्डवर्क ये करनी पड़ेगी। कंपलसरी नहीं है सर कि 90% अगर आपके आ रहे हैं तो ही आप नीट में नहीं नहीं, एडमिशन ऐसे पाओ। बहुत सारे केसेस है जहाँ 95% भी है और मेडिकल में सिलेक्शन नहीं है, और ऐसे बहुत सारे केसेस भी हैं जहाँ 65-70% है और बड़ा आराम से 12th के साथ सिलेक्शन। तो सर फिर अगर हम ये देखें कि अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो स्पेसिफिकली सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो बोर्ड के साथ साथ नीट की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन सर जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है अगर उसका नीट में सिलेक्शन नहीं होता तो उसको तो यही लगेगा कि सर मेरा टाइम और पैसे दोनों मैंने वेस्ट कर दिए। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं आपको बताऊं, जो बच्चा अपना गोल क्लियर करके रख रहा है कि मुझे 12th ही करनी है तो उसके पास आगे भी गोल होगा कि उसको फ्यूचर में क्या करना है। अगर उसको मेडिकल प्रोफेशन में जाना ही नहीं है और वो बोर्ड की तैयारी कर रहा है तो ठीक है। अब बात आती है उस बच्चे की जिसको ऐसा लगता है कि पहले मैं ट्राई करूंगा कि मेरा मेडिकल में हो जाए, मेडिकल में नहीं हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट किसी बायोलॉजी में ऑप्शन पे जाऊँ। तो एजुकेशन में वेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि जो वो 2 साल तैयारी करता है तो सबसे पहली चीज़ जो उसमें डेवलप्ड होती है वो एक कंपटीशन स्पिरिट डेवलप, जो सब एक स्किल है ज़रूरी आगे करियर के कहीं भी जाएगा उसको कंपटीशन स्पिरिट जो है वो तो उसकी तो आदत होनी होनी चाहिए। दूसरी जो बड़ी बात है कि स्टेमिना डेवलप, 6 से 8 घंटे डेली पढ़ता है, कॉन्फिडेंस बनता है, स्ट्रगल करने की आदत आती है। तो पे तो एक्चुअल में उसने इसी चीज़ का किया है ना, वो कुछ और कंटेंट पढ़ेगा आगे जाके तो वहाँ पर उसको सक्सेस मिल जाएगी। कंफर्म है जिसने 1-2 साल ड्रॉप करके नीट की तैयारी की है या मेहनत की, अगर उसको यहाँ मेडिकल में सीट नहीं मिली है तो उसको आगे किसी ना किसी कॉम्पिटिशन में बड़े आराम से सीट, यानी बच्चा वो सरवाइव करना सीख जाए। आराम से कोई वेस्टेज नहीं, मतलब एजुकेशन मुझे नहीं लगता कि पैसा वेस्ट, और नॉलेज बढ़ा है तो टाइम वेस्ट भी नहीं। हाँ ये तो बात सही है। लेकिन अगर जैसे अगर वो बच्चा नीट में सेलेक्ट नहीं होता तो फिर उसके पास सर आगे क्या ऑप्शंस हैं अवेलेबल? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी यहाँ बीकानेर में बड़ा कन्फ्यूज़न है। लोग ऐसे डाल देते हैं दिमाग में कि अगर आपने नीट नहीं किया तो फिर बायो में आपके पास बचता क्या है। तो वो क्या पूरी तरह से इस बात को समझ नहीं रहे, वो एक ही फ्लो की तरफ जाते जा रहे हैं, उन्होंने एक ही चीज़ का सर्वे किया है। मल्टीपल ऑप्शन है जितने और सभी स्ट्रीम में हैं उतने ही, बल्कि मैं तो कह सकता हूँ कि ज़्यादा ऑप्शन है। देखो सबसे पहली चीज़ आपके पास मेडिकल, आज आयुर्वेद भी है, एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, नेचुरल साइंस भी है, चारों में स्कोप है और चारों में पोस्टें गवर्नमेंट की तरफ से निकलती हैं। तो ये तो स्कोप है। उसके बाद वेटनरी है, एग्रीकल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, और भी बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जहाँ पर बच्चा इसको आसानी से इसको कर सकता है और जा सकता है।
यानी स्पेसिफिकली वो नीट में अगर नहीं हो रहा हाँ, नहीं वो होता और तो कहीं ऐसा कोई रिसर्च में या हाँ, किसी में भी बहुत सारे सेक्टर वो जा सकता है। जा सकते हैं। उसका फिर वो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं नीट में नहीं हुआ नहीं, तो। अच्छे पैकेज हैं बल्कि, और रिलैक्सेबल जॉब हैं, दोनों ही फायदे। तो सर आपके अकॉर्डिंग फिर जैसे अगर हम ये देख रहे हैं कि नीट में सेलेक्ट होना भी एक चांस है, नहीं होना भी एक चांस है, तो आपके अकॉर्डिंग सर सक्सेस क्या है? अब देखो, सक्सेस को एक वर्ड में डिफाइन कर पाना या किसी एक पर्टिकुलर गोल को ले लेना जो है सक्सेस। सक्सेस एक्चुअल में क्या है कि एक जर्नी है, और ये इस बात पे डिसाइड करती है, और मैं तो उसी को मानता हूँ कि आप कितने फेलियर के बाद वापस से जो है फाइट कर रहे हैं। अगर आप 5-10 फेलियर जो है झेलने के बावजूद भी अपने आप को वापस अपनी जगह पे लेके आते, तो ये एग्जैक्टली वाकई सक्सेस तो ये है। मतलब ये जर्नी है, आप एक एक एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे उसको आप सक्सेस नहीं मान सकते, और एक में नहीं हुए तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो सक्सेसफुल नहीं हम्म, है। ये तो स्टेप्स है, तो जर्नी का नाम सक्सेस है। आप एक पर्टिकुलर स्टेप को सक्सेस तो कहाँ डिफाइन कर सकते यानी नीट में सेलेक्ट होना ही सक्सेस नहीं है, या हैं? ना नहीं हो नहीं जाना वो फेलियर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं होना। तो आप भाई अगर आप मेडिकल में नहीं गए, एक्चुअल में क्या होता है कि स्टूडेंट के पास बहुत सारी क्वालिटी होती है। अभी जिस तरह से नीट का जो एग्जाम हो रहा है ना, वो एक पर्टिकुलर नॉलेज और पैटर्न का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपने उस पैटर्न के हिसाब से कर लिया तो आपने वो एग्जाम गोल क्लियर कर लिया, तो शॉर्ट फॉर्म में वो आपकी सक्सेस होगी। हम्म, पर आप थोड़े समय बाद फील करोगे कि फिर वही सक्सेस है। तो जिस बच्चे का नहीं हुआ वो ये नहीं बता रहा कि उसके पास एबिलिटी नहीं हम्म, है, एक्चुअल में वो उस पैटर्न को उस टाइम बीइंग में जो है क्लियर नहीं कर पा। अगर वो पैटर्न रब कर लेगा तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ नहीं हुआ है तो कहीं और सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा ना, ये तो जर्नी है, एक स्टेप है ही नहीं कि भाई एक हम्म। एक बार आपको गोल मिला तो आप उसको सक्सेस मान लो। यानी सक्सेसफुल होने के बाद, यानी ऐसा नहीं है कि नीट में आप सेलेक्ट हो गए तो इसके बाद आपको दोबारा कहीं प्रूव नहीं करना पड़ेगा। नहीं, जैसे ही आपने नीट यूजी क्लियर किया आपको लगा आप सक्सेसफुल हो गए, हम्म, 5 साल बाद पीजी आ गया, हाँ, और वहां सारे ही आप जैसे लोग हैं वहाँ तो जो सब गवर्नमेंट सीट पे क्वालिफाइड होके आए, बेस्ट से बेस्ट। बेस्ट से बेस्ट है, फिर आप उनसे लड़ो, और फिर वहां से फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर लड़ो, हम्म, और फिर भी आपको पेशेंट के साथ तो हर एक, अगर आप सर्जन हैं या किसी और फील्ड में हैं, तो फिर हर एक ऑपरेशन फिर आपके लिए एक सक्सेस बन जाएगा। तो तो ये, यानी सर ये कंपीटिशन तो कंटिन्यू बढ़ता ही हाँ, जाएगा। लाइफ लॉन्ग चलेगा। इसको तो हैबिट में डाल लेना चाहिए, बच्चों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए भी कंपटीशन इज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। अगर वो ये मान लेते हैं तो वैसे ही सक्सेसफुल। सर इसके अलावा जैसे बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बीकानेर की अगर बात करें, तो आप और हम जानते हैं कि बीकानेर ने टाइम टू टाइम ऑल इंडिया रैंक दी है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। लेकिन फिर भी आज बच्चे कोटा की तरफ, सीकर की तरफ मूव करते हैं कोचिंग के लिए, जबकि बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी बीकानेर में अवेलेबल हैं। तो सर इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखो, एक तो बहुत सिंपल सी बात होती है, जो चीज़ सीधी सी अवेलेबल है, आसानी से अप्रोचेबल है, तो वो लोगों को लगता है कि शायद वो उतनी बेनिफिशियल नहीं। तो शुरू में जब कोटा ने कोचिंग इंडस्ट्री की एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया और इसको पूरे राजस्थान में जो है एडवर्टाइजमेंट किया, और आज पूरे इंडिया लेवल पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या हुआ कि लोगों का शुरू में रुझान उस तरफ हुआ भी, क्योंकि और शहरों में इस तरह का कोई एनवायरनमेंट था नहीं। अब तो सेम इकोसिस्टम सब जगह है, सब जगह अच्छे टीचर हैं, पर वो एक कंसेप्ट सेट हो गया, और हम जो पेरेंट है ज़्यादातर वो सही चीज़ को तो प्रॉपर एनालिसिस कर नहीं पाता है। हम लोग क्या सुनी सुनाई बातों को जल्दी फॉलो अप करते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे को तो लगता है इंडिया में सब जगह, हर जगह अच्छे टीचर हैं। अपन बीकानेर की बात नहीं करें, हर शहर में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी एजुकेशन होगी। सब बच्चे पढ़ के अल्टीमेटली जो एजुकेशन में आ रहे हैं वो एक अच्छी एजुकेशन लेकर ही आ रहे हैं। तो डेफिनेटली डे बाय डे इकोसिस्टम तो सब जगह आ गया। अब कि इसमें कुछ सीक्रेट तो है नहीं। हाँ, कि सर जैसे बीकानेर में अच्छी से अच्छी फैकल्टीज हैं जिनको कोटा से इनवाइट आ रहे हैं पढ़ाने हाँ, के लिए, बट इंस्टेड बच्चे बीकानेर छोड़ के वहाँ कोटा अकेले रहने जा रहे हैं। नहीं, इसके पीछे 2-3 साइकोलॉजी काम कर रही है ना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कोटा अच्छा नहीं, कोटा भी अच्छा पढ़ा रहा है, सीकर भी अच्छा पढ़ा रहा है, और बीकानेर भी अच्छा पढ़ा रहा है। टीचर सब जगह एक जैसा ही काम कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि बच्चा आज के टाइम में घर से थोड़ा आज़ाद होना चाहता है, पेरेंट के साथ रहना नहीं चाहता, तो उसके मन में रहती है कि यार वहाँ जाऊँगा, वहाँ पढ़ूंगा, कुछ हम्म, नया मिलेगा जिसको उन्होंने देखा नहीं। पेरेंट को भी लगता है कि मेरी पेरेंटिंग
जो है अगर मैं उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करूंगा तो शायद ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो वो अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए वो बच्चे को क्या है बाहर भेज के सेटिस्फाइड हो जाता है। हालांकि वो उस खतरे से वाकिफ नहीं है कि बच्चा यदि आपसे दूर रहेगा और वो टीनेज का बच्चा है तो वो क्या मैनेज कर पाएगा या क्या नहीं कर पाएगा, उसका ऑब्जर्वेशन होगा या नहीं। तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों का क्रेज है घर से बाहर जाने का, पेरेंट का अपना वो सेटिस्फेक्शन लेवल है, और वो एक लीग पे चलने वाली आदत है कि भाई एक गया है तो दूसरा गया, पड़ोस वाला गया है तो मुझे भी जाना चाहिए। पर क्या सर क्या ये डिसीजन उनकी प्रिपरेशन पे अफेक्ट डालता है कि अगर हम फैकल्टी के ऊपर डिस्कस नहीं भी करें, क्या 11th 12th का बच्चा अपने घर परिवार से दूर जाके पढ़ रहा है, क्या ये उसकी प्रिपरेशन पे अफेक्ट डालेगा? बहुत बहुत बड़ा फर्क है। पेरेंट को यहाँ बहुत ज़्यादा समझना चाहिए और इवन बच्चों को भी कुछ जो है इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी मैं बच्चों को नहीं कहूँगा, वो 10th पास होते हैं उन्हें बाहर जाने का क्रेज होता है, उन्हें लगता है बाहर जाने से शायद सिलेक्शन हो जाएगा या वहाँ कुछ ऐसा अलग है जो सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो चीज़ इतनी बड़ी नहीं है। और जो बड़ा नेगेटिव इफेक्ट देखो इसके साथ कुछ साइड इफेक्ट आ रहे हैं। वो क्या आ रहे हैं कि जब बहुत सारे बच्चे घर से बाहर रहते हैं तो उनको मेंटल सपोर्ट की जब ज़रूरत होती है तो उनके साथ कोई घर का तो कोई आदमी होता नहीं, राइट। तो फिर वो बाहर की तरफ डाइवर्ट होते हैं। तो आज इतना ज़्यादा ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट होना, इतना ज़्यादा स्मोकिंग का इन्वॉल्वमेंट होना, इतना ज़्यादा बच्चों में एंजाइटी आना, स्ट्रेस होना, है ना। और अपन आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं कुछ बच्चे सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ चले जाते हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि जब वो प्रेशर में होते हैं, जब वो एग्ज़ाम को दे के आते हैं किसी कोचिंग में, कोचिंग तो नो डाउट अच्छा एग्ज़ाम लेगा ही लेगा, तो वहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनको कोई मेंटली सपोर्ट देने वाला कोई मोटिवेशन मोटिवेशन नहीं, तो फिर वो डाइवर्जन हो जाता है दूसरी तरफ। तो आप ये देखिए अगर बहुत बड़ा बच्चा, अब अपन जा तो सक्सेस के लिए रहे पर 80 to 90% बच्चा तो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। 10 से 15% बच्चा अपना गोल भी अचीव कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा, पर वो रेशो घटता जा रहा है और ये रेशो बढ़ता जा रहा है। तो मेरी तो सलाह है कि बच्चे को अपने फैमिली के आसपास रहकर ही पढ़ना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा। ताकि वो एक उसको हमेशा कांस्टेंट सपोर्ट, हाँ कांस्टेंट सपोर्ट दे सकते, क्योंकि किसी टाइम में जो है ना ये प्रॉब्लम थी कि भाई पूरे राजस्थान में या सब जगह अच्छे टीचर्स नहीं थे, अच्छे कोचिंग्स नहीं थे। अब तो सब जगह है, आज टीचर तो सर हाँ प्रॉब्लम टीचर सब जगह है। और आप बताइए इस इंटरनेट के युग में नॉलेज तो सब जगह है, एक जैसा सा है, हाँ। सबको सब पता है। पहले होता था कि अच्छी बुक्स नहीं मिलती थी, अच्छे रेफरेंसेस नहीं मिलते थे और पेपर के बारे में हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती थी। अब तो एनटीए जो एग्जाम ले रहा है तो उसकी टोटल अवेयरनेस अपनी साइट पे या किसी भी एग्जाम की जो है पूरी जानकारी बच्चों को है। बच्चा खुद बहुत ज़्यादा जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास अब ऐसा कुछ अलग है कि किसी दूसरी पर्टिकुलर सिटी में जाने से कोई बहुत बड़ा फर्क है। तो जैसे सर दो चीज़ें आपने मेंशन करी, एक तो जैसे इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन तो आई एम श्योर कि जो ये अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं बच्चों को गाइड करेगा और हेल्प करेगा। ये डिस्कशन बच्चों तक पहुंचेगा जो पहले नहीं पहुंच पाता था। जो पहले नहीं पहुंच पाता। और सेकेंडली सर जो आपने मेंशन किया कि आज इंटरनेट है तो ऑलमोस्ट किसी भी टीचर से बच्चा पढ़ सकता है। तो सर ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या डिफरेंस है आपके अकॉर्डिंग, और क्या बेटर ऑप्शन है? देखो ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन आज के टाइम में जो है ना ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा और इसकी सही पकड़ नहीं कर रहे लोग एग्जैक्टली। कुछ सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं कि ऑनलाइन अच्छी है, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि ऑफलाइन अच्छी है। सबकी अलग अलग केस में अलग अलग इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए कि आपके पास इकोनॉमिकली आप बहुत वीक है, आपके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन आप खुद सिंसियर है, खुद डेडिकेटेड है, खुद डिसिप्लिन्ड है, यानी बेसिक स्किल आपकी सब अच्छी हैं, तो आप ऑनलाइन से भी काफ़ी कुछ गेन कर लेंगे। लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं ये मांगते हैं प्रैक्टिस, ये मांगते हैं आपस में कंपटीशन एनवायरनमेंट। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन जो है आगे निकल जाती है। रीज़न बिहाइंड कि बच्चा रोज़ जाता है, तो रोज़ जाने से उसके क्या होता है कि एक हैबिट बनती है, अपने जैसे 5-7 कॉम्पिटिटर को रोज़ फेस करता है। टीचर डेली उसके क्या करता है प्रैक्टिस करवा करवा के उसके स्कोर में इम्प्रूवमेंट लेके। हालांकि ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं उसमें कोई दौराई नहीं, लेकिन जब तक आपका डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होगा, डायरेक्ट डाउट क्लियरेशन नहीं होगा, तो वो कैसे ऑनलाइन पे मान लो वो डाउट भी क्लियर कर रहे हैं तो वो एग्जैक्टली हर बच्चा नहीं डायरेक्ट कांटेक्ट कर, यानी जो सिंसियर बच्चा है वो तो वहां पे भी मैनेज हाँ कर लेगा। वो ऑनलाइन पे मैनेज कर लेगा, सिंसियर बच्चे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा फिर एक जो बड़ी चीज होती है हैबिट की, ऑनलाइन क्या कर रहा है फैसिलिटी दे रहा है। फैसिलिटी इंसान को हमेशा क्या करती है कमजोर करती है।
ऑनलाइन आपको कह रहा है सुबह पढ़ना है सुबह पढ़ लो, हाँ। शाम को पढ़ना है शाम को पढ़ लो, मर्जी है जब पढ़ लो। तो हम्म। बच्चा कहता है यार आज भी मैं ये काम कर लेता हूँ शाम हाँ। को। तो एक तो वो फैसिलिटी वाला हो गया। एक क्या हुआ कि उस पर टीचर का कोई प्रेशर नहीं है। टीचर दूर से कह रहा है तो हर आदमी को पता है दूर वाला आदमी मेरा कुछ कर नहीं सकता। हम्म। लेकिन जो सामने टीचर है वो डायरेक्ट आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है, आपको किसी ना किसी तरीके से पनिश कर रहा है, आपके पेरेंट को इन्फॉर्म कर रहा है, डायरेक्ट फीडबैक जा रहा है। उसमें तो पेरेंट के पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं जा। कि वहां तो ऑफलाइन में तो एक बच्चे पे कांस्टेंट मॉनिटरिंग है टीचर की, हाँ, वो नोट्स ढंग से बना रहा है नहीं बना रहा, हर एक चीज। मतलब मैं जितना डिसिप्लिन हूँ ना हम्म। वो रिजल्ट आ जाएगा ऑनलाइन पे। अगर मैं खुद ही डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं खुद ही ओबीडियंट नहीं हूँ, हार्ड वर्कर नहीं हूँ, अपने गोल के प्रति सिंसियर नहीं हूँ, तो जो जनरली टीनेज में बच्चा होता नहीं, यानी जैसे जो कितनी भी बच्चे हैं कोशिश जिनका करो। टाइम टू टाइम वो कभी मोटिवेटेड है हाँ, कभी नहीं है, कभी हाँ। है कभी नहीं है। आप कैसे मान सकते हो 10वीं का बच्चा जो है, जो कि फुल ऑफ हार्मोन है, एडोलसेंस एज में आ रहा है, एंटर कर रहा है, वो इतना सिंसियर हो जाएगा कि अपने आप ही सब कुछ सही तरीके से कर लेगा। राइट। कंटेंट ऑनलाइन मिल जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन रेगुलाइज करना उसको, उसके लिए ऑफलाइन। लेकिन सर अब कई कोचिंग्स ऐसे भी हैं सर जिनकी फीस 3-3 लाख तक पहुंच गई है, तो ऐसे में तो फिर बच्चा क्या करे, उसके पास फिर ऑप्शन ही नहीं है, फिर वो ऑनलाइन में जाएगा तो। देखो इसमें तो जो सबसे बड़ी गलती है ना वो पेरेंट की है, समाज की है। जैसे जैसे कोचिंग क्या करते हैं अपना ऐड करते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो लोग क्या है बड़े कोचिंग में पढ़ना प्रेस्टिजियस इशू बना लेते हैं। और राइट। कोचिंग को ऐसा लगता है कि जब मास नंबर में बच्चा उनकी तरफ आ रहा है हम्म। तो वो एक स्टेप आगे करके अपनी फीस बढ़ाते हैं। अब वो बढ़ाते हैं तो उसके कंपैरिजन में दूसरा बढ़ाते हैं। ये तो तय है कि ऑफलाइन में देखो एफर्ट ज़्यादा लगते हैं तो नेचुरली फीस भी ज़्यादा होगी। प्लस रिसोर्सेज। प्लस रिसोर्सेस, तो नेचुरली क्या है कि जितना बड़ा आप किसी सिस्टम को बना दोगे और जितनी बड़ी चीज़ें होंगी तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ जाएगी और कैटेगराइजेशन भी हो जाएगा। तो ये तो पेरेंट को समझना है कि कहाँ उनको सेटिस्फैक्टरी मिलना है। यानी स्टेटस सिंबल और एजुकेशन इन दो को थोड़ा अलग अलग करके देखें। ऐसा नहीं है कि भाई फला कोचिंग है और उसमें ये भी है। अब देखो इस चक्कर में क्या हुआ कि कुछ कोचिंग जो है उनको अम्ब्रेला भी देने लग गए, यूनिफॉर्म भी देने लग गए। तो अब इन सब चीज़ों का कोई, ये सब पेरेंट अपने आप अफोर्ड कर सकता है, ज़रूरत होगी तो बच्चा लेगा नहीं लेगा, लेकिन वो तो फीस में मर्ज हो गई। हाँ। अब वो फीस में मर्ज हो गई तो फीस एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी मर्ज हो गया, हम्म। तो फिर और वो फीस ऑटोमेटिकली वहां तक कि चली वो गई। कॉस्ट कहीं ना कहीं इन दी हाँ एंड मैंने पेरेंट तो, बेयर कर रहा है। हाँ, वो तो देनी पड़ेगी। हम्म। भाई तेल तो तिलों से ही निकलेगा, कहीं और से नहीं निकलेगा। हाँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत रेपुटेटेड बिल्डिंग में मेरा बच्चा पढ़ने जाएगा, बहुत बढ़िया बिल्डिंग होगी, बहुत सारे उसके हॉस्टल्स होंगे और फिर बहुत सारी यूनिफॉर्म होगी, हाँ। स्टडी मटेरियल होगा, ये होगा वो, बेसिक चीज़ क्या है आपको चीज़ें सीखनी है। और जब पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है, एनसीईआरटी से रिलेटेड आ रहा है, तो डायरेक्ट काम करें तो फिर फीस अपने आप कम हो जाती है कंपेरेटिव। यानी ये देख के ना भेजें कि हम, मतलब लोगों को दिखाने के लिए ना भेजें कि हम हाँ इस हाँ, कोचिंग वो में भेज प्रेस्टीज रहे हैं। इश्यू हो गया। अभी मेरे भाई का बच्चा जो एलन से पढ़ा था या किसी और बड़े कोचिंग से पढ़ा था, तो वो भी बच्चा भी वहीं से पढ़े या कहीं से पढ़े जहाँ उसको अच्छा मिल रहा है। एलन में अच्छा मिल रहा है करे, अगर उसको ठीक लग रहा है तो करे, कोई दिक्कत नहीं। या किसी और कोचिंग में अच्छा लग रहा है तो भी करे, हम्म। उसमें कहीं कोई समस्या नहीं। पर डिसीजन इस बेसिस पे नहीं हाँ, होना चाहिए। डिसीजन का जो बेस होना चाहिए वो सही होना चाहिए कि भाई मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मान लो आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख अफोर्ड कर सकते हो तो आप जाओ उस कोचिंग में, कहाँ दिक्कत है। लेकिन उसको देखकर एक गरीब का बच्चा डाइवर्ट नहीं हो सकता, वो देखे कि मेरे को जो है प्रॉपर एजुकेशन। अब सर जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऑफलाइन में पढ़ रहा है, तो मोबाइल फ़ोन को एक डिस्ट्रैक्शन, एक मेजर मेजर डिस्ट्रैक्शन जो है उसकी लाइफ का मोबाइल फ़ोन है। लेकिन सर मोबाइल फ़ोन के साथ साथ उसको उसके बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, जैसे आज बच्चा एआई का यूज़ कर रहा है, अगर उसका टीचर अवेलेबल नहीं है तो एआई से डाउट पूछ लिया। तो क्या मोबाइल फ़ोन हटा देना ही सॉल्यूशन है डिस्ट्रैक्शन का, या इसका कोई वर्क अराउंड है? देखो मोबाइल हटाना आज के टाइम में तो अब पॉसिबल नहीं। अपन इस बात से भी डिनाई नहीं करते कि सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन का सोर्स मोबाइल है। मोबाइल। और अपन इस बात से भी नहीं हट सकते कि भाई बिना मोबाइल के आज बच्चा सब। हम्म। तो अब अपन को एक पैरेललिज्म का रास्ता इसमें ढूंढना है कि आप पहली बात तो अपने जेनेटिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए, अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए, अपनी कंडीशंस को देखते हुए कि आपके बच्चे परिवार में किस टाइप के हैं। हम्म। अगर आपको लगता है कि आपके कंट्रोल नहीं है, बच्चे आपके कहने में नहीं है, तो डेफिनेटली आपको मोबाइल हटा देना चाहिए, ओके। क्योंकि वो बेनिफिट से ज़्यादा
नुकसान देगा। नुकसान देगा। और लगता है आपके घर में सब सिंसियर है, अच्छी तरीके से लोग चीज़ें को समझते हैं, इस बात को भी समझते हैं, तो बच्चा आधा पौन घंटा घंटा अगर उसका टेक्निकली यूज़ लेता है और बदलते हुए वातावरण के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अगर स्कोर करता है तो ज़रूरी है, फिर तो होना भी चाहिए। यानी उसके साथ साथ एक तालमेल हाँ, बनाना। तालमेल, और इसके लिए पेरेंट की भूमिका है कि वो शुरू से अपने बच्चों को ये बात समझा के चले। एक बार आपने मोबाइल दे दिया हम्म। और तब आपने उस पर कुछ चीज़ को सर्च नहीं किया, और उसके कई महीनों बाद, 2 साल बाद, पहले तो क्या पेरेंट खुद ही मोबाइल देते हैं और उससे पूछ के कहते हैं बेटा बता देख उस पिक्चर में क्या था, उसका स्टार कास्ट क्या थी, वो कब रिलीज हुई थी, ये गाना कब हुआ था। बच्चा उनको ढूंढ ढूंढ के बताता है, उनको लगता है उनका बच्चा स्मार्ट होता है। तो डेफिनेटली बच्चा स्किल तो सीख रहा है, हाँ। लेकिन साथ साथ में वो कंटेंट भी तो जा रहा है। और आप क्यों नहीं समझ रहे कि वो एक एडोलसेंस में वाला बच्चा है जिसके लिए डाइवर्ट होना बहुत आसान रहेगा। आप नहीं होगे लेकिन वो, उसकी समझ थोड़ा ना उतनी है। कि शुरू में बाउंड्रीज क्रिएट नहीं हाँ करी, हाँ, बाउंड्रीज बहुत जरूरी है, सेंसर होना चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई दौर नहीं। वहाँ पेरेंट्स को पूरा पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबली बिल्कुल restricted ध्यान रखना चाहिए। सर अब जैसे बच्चा कंपटीशन की, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सर उसकी सोशल लाइफ भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। भाई जनरली ये कह दिया जाता है कि तुम दोस्ती यारी सब भूल जाओ, किसी से बात मत करो, सिर्फ अपना पढ़ाई पे फोकस करो। तो क्या ये सही है, या वो अपनी सोशल लाइफ मेंटेन करने के साथ साथ तैयारी भी कर सकता है? देखो ये बात किसी समय बिल्कुल सही थी कि भाई, क्योंकि बच्चे का जो मेंटल स्टेटस उस जमाने में था, आज से 5-7 साल पहले, तो वो दोस्तों में गया तो वो पूरी तरह से दोस्तों में इन्वॉल्व हो गया, घूमने लगा तो यारी दोस्त चला गया। आज भी है ऐसा बच्चा, लेकिन अब क्या है कि बहुत ज्यादा बच्चा समझदार होने लगा, क्योंकि उसको बहुत जगह से जो है उसको नॉलेज मिल रहा है। तो सोशल लाइफ अगर वो डिजिटल लाइफ से थोड़ा सा हट कर बैठ रहता है, 2-4 दोस्त रखता है, लिमिटेड दोस्त रखता है, लिमिटेड टाइम शेड्यूल को मेंटेन करता है, फिर वही वाली बात आ गई कि ऑब्जर्वेशन कैसा है ना। और ये पेरेंट की भी एक जो है वो सोच हट जाए। अभी एक पेरेंट की बहुत सोच है कि हर पेरेंट अपने बच्चे को हीरो बनाना चाहता है, मतलब उसको लगता है कि मेरा बच्चा स्विमिंग भी सीखे, मेरा बच्चा जो है हॉर्स राइडिंग भी सीखे, मेरा बच्चा जो है शूटिंग भी करे, मेरा बच्चा जो है पढ़ाई में भी अव्वल हो। तो उस वजह से उसका जो रियल इंटरेस्ट है ना, वो निकल नहीं रहा। तो सोशल होने के बावजूद भी बच्चा सोशल नहीं है और स्ट्रेस में। हाँ। फिर उसकी, अगर आप उसको कहते नहीं बेटा तेरे को जिस जिस दोस्त के साथ रहना है, जैसा रहना है रह, 2-4 घंटे, और बाकी टाइम अपना काम कर, आप डिसाइड कर लो ना उसका जहाँ इंटरेस्ट है। हाँ। जरूरी नहीं है आप उसको बहुत अच्छा पढ़ाओ, अगर पढ़ रहा है बहुत अच्छा तो अच्छी बात है, अदर कोई स्किल है तो वहां ले जाओ। आप सब कुछ क्यों करवाना चाहते हो, उस चक्कर में बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता। ये फिर फिर उसकी वो वाली। सोशल लाइफ तो डिस्टर्ब हो ही जाती है, क्योंकि मैं हॉर्स राइडिंग जा रहा हूँ, मन से नहीं जा रहा हूँ, वो मेरी ड्यूटी हो गई। मैं स्विमिंग जा रहा हूँ इसलिए कि सब जाते हैं इसलिए मुझे जाना, तो मेरा अच्छा दोस्त तो कहीं बना ही नहीं, मैं मेंटली तो कहीं रिलैक्स हुआ ही नहीं, मैंने मन की बात तो कहीं करी ही नहीं। तो फिर मैं कहाँ करूँगा, स्कूल में करूँगा तो फिर यहाँ ट्यूशन पे करूँगा, तो फिर वहां पर बच्चा सिंसियरली पढ़ता नहीं। जहाँ पढ़ना चाहिए फिर वो वहाँ नहीं हाँ पढ़। नहीं पढ़ेगा ना, आप ज्यादा काम कराओगे तो फिर वो एक ही तरफ होगा ना। आप अपनी इच्छा है तो फिर उसकी एबिलिटी पे काम ही नहीं कर रहे, उसकी स्किल पे जाओ। वो कहाँ तक कैपेबल हाँ, है? आप तो सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हो, वहां दिक्कत है। जैसे अभी आपने बच्चों का एक जो प्रॉब्लम था वो उसको एड्रेस किया कि भाई पेरेंट्स का समझना ज़रूरी है कि उनका बच्चा कहाँ तक कैपेबल है। इसी के साथ साथ अगर आप सर आप ये भी बता दें कि आज के समय में बच्चों को टॉप 3 प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं बच्चे, जो पेरेंट्स के समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जैक्टली इस एज में बच्चों को ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसको हाँ। पेरेंट को समझना चाहिए। देखो 10th के बाद जैसे बच्चा 11th-12th में आता है ना, तो सबसे पहला तो जो है ना वो एकेडमिक प्रेशर जो है बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस प्रेशर बढ़ जाता है। तो पेरेंट क्या है उस चीज को नोटिस ही नहीं कर। दूसरी बड़ी बात जो है कि जैसे ही एजुकेशन लेवल चेंज हुआ तो एक बार परफॉर्मेंस नीचे आएगी, तो ड्रॉप पेरेंट को ये समझना चाहिए। भाई आप 10th तक कर रहा था तो वो सुपरफिशियली साइंस पढ़ रहा था, सुपरफिशियली मैथ्स पढ़ रहा था, या कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहा था, तो वो इतना डेप्थ में नहीं था। अब वो जैसे ही अपर क्लासेस में आया तो उसका क्या काम बढ़ गया, अब उस रेस से उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ नहीं रही। लेकिन पेरेंट क्या कर रहा है, स्कोर का उस पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वेरी फर्स्ट डे से कह रहा है कि आपके नंबर नहीं आए, आपके नंबर नहीं आए। अब पेरेंट को समझना चाहिए कि जब सिस्टम चेंज हुआ तो पहले तो आपने ये देखा नहीं कि उसको जाना कहाँ था, आपने अपने हिसाब से उसकी एक साइकोलॉजी सेट की, 8th-9th में आते ही आपने उसकी एक साइकोलॉजी सेट की, उसी हिसाब से उसको मोटिवेट करते रहे और बाद में उसमें धकेल दिया।
अब उसकी नेचुरल स्किल है नहीं। तो हम्म, पेरेंट को उसको समझना पड़ेगा कि मैंने मेरे बच्चे को चलो डाइवर्ट किया है, नया इंटरेस्ट क्रिएट किया है नई तरफ, तो उसकी परफॉर्मेंस में धीरे धीरे सुधार आएगा। मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करूंगा तो वो भी नहीं करेगा जो वो कर रहा है। दूसरा, इस एज में जो होता है ना, इनको मान के चलना चाहिए, बच्चों में बहुत पीयर प्रेशर होता है एक दूसरे को लेकर, ये काम मैं इसके सामने नहीं कर सकता, ये काम मैं वहां नहीं कर सकता, आप मेरी बात नहीं समझते। तो पेरेंट उस बात को समझ ही नहीं रहे कि उसका अपना एक सोसाइटी है, उसका अपना एक सर्कल है, तो वो अपनी हारमोनी क्यों डिस्टर्ब करे। तो पेरेंट उसमें जो है समझ नहीं रहे उसको कि उसका अपना एक बबल है। हाँ बबल है, वो वहां जाएगा। आप धीरे धीरे उसको दूसरी तरफ ला सकते हो, वो आप जितना बड़ा थोड़ा ना है। तो आप उसके साथ कोऑर्डिनेट करोगे, वो आपके साथ कहाँ से कोऑर्डिनेट करोगे। मैं तो लगभग घर घर सुनाता हूँ कि माँ बाप बच्चे को कह रहे थे तू समझता नहीं। तो कई बार पलट के वो ये सोचे कि वो तो है ही अभी ना समझ की उम्र में, अभी समझने का काम तो आपका था। सही बात है। तो आप क्यों नहीं समझ रहे कि उस पर भी एक प्रेशर चल रहा है, उसको भी अपनी सोसाइटी में प्रूव करना है, वो भी नया नया लड़का या लड़की है, उसके लिए भी कोई जेंडर इशू क्रिएट हो रहा है नया, तो वो वहां भी डाइवर्ट हो रहा होगा। तो अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, वहां उसके शौक होंगे, तो आप कहाँ सपोर्ट कर रहे हो। कुछ हद तक बच्चे को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तब वो आपके गोल की तरफ जो है डाइवर्ट, नहीं तो कैसे। तो सर जैसे इससे अगर हम ये चीज़ समझें कि यानी बच्चे की एग्ज़ाम की तैयारी में जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो तो पेरेंट्स को समझनी चाहिए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ सर पेरेंट के और क्या रोल है उसकी तैयारी में? क्या सिर्फ फीस पे करना ही रोल है? नहीं नहीं, फीस पे करके तो आप अपना भी नुकसान ही कर रहे हो और बच्चे का भी नुकसान। पेरेंट का सबसे पहला रोल है अपने बच्चे की एबिलिटी को एनालाइज करना। ओके। फिर अवेलेबल रिसोर्स को एनालाइज करना कि भाई उनके पास क्या अवेलेबल रिसोर्स है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनकी कंडीशंस कहाँ सेट। सर जैसे इसको किसी एग्जांपल से समझें, अगर कोई बच्चे का एग्जांपल लें तो पेरेंट कैसे एनालाइज कर सकता है उनके बच्चे की क्या कैपेबिलिटीज हैं? देखो, बच्चा जब 10th में स्कोर लेके आता है, तो जब वो 9th में है, 10th में है, तो अब वो सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आप क्या करें, टाइम टू टाइम उसको चेक करें, उसका इंटरेस्ट देखें, किस किस सब्जेक्ट में वो ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है, कितना कर रहा है, आगे क्या करना चाहता है। तो वहां से आपको बच्चे के इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएंगे। फिर उसकी हॉबीज पे भी आप फोकस कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों तीनों चीज़ों का आपका ऑब्जर्वेशन उसका 9th-10th में है आपका अपने बच्चे के, तो आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी कि आप उसको सपोर्ट कर पाओ। तो यानी एनालाइजेशन हाँ, हमने वो कर लिया। 8th के बाद पेरेंट का होना चाहिए, और वो पार्शल नहीं होना चाहिए, नेचुरल बच्चे को देखना चाहिए। अब मान लीजिए आपके बच्चा बहुत टैलेंटेड है और मेरा बच्चा टैलेंटेड ही नहीं है, तो मुझे ये कंपटीशन इशू बच्चे के मन में नहीं डालना चाहिए। आप किस एंगल से टैलेंट देख रहे हो सकता है मेरे बच्चे के पास कोई दूसरा टैलेंट हो, मैंने कभी उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया। अगर मैं उस तरफ एक्सप्लोर करता, शायद मेरा बच्चा वहां कर लेता। सही बात है ना। हम एक ही एग्जाम को भी सक्सेस नहीं माने कि भाई ये नहीं हुआ तो हमारा बच्चा सक्सेसफुल नहीं है, और उस पर अनवांटेड प्रेशर डाल। एक ही साइड पे कंपेयर कर लिया, हाँ, दूसरे ऑप्शंस में दूसरे में कंपेयर। जाए, वहां दूसरी डेफिनेटली यार बच्चा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, लेकिन वो उसके पेरेंट को और आसपास की सोसाइटी को समझना पड़ेगा, स्कूल को समझना। यानी सर एक रोल तो पेरेंट का ये हो गया कि सही एनालिसिस करें अपने बच्चे का कि वो उस कि कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाह रहा है क्या वो एक्चुअल में उसमें कैपेबल है या कितनी कैपेसिटी उस तक वो उसमें कैपेबल है। इसके अलावा सर और क्या पेरेंट का रोल रहेगा? नहीं, दूसरा जो पेरेंट का रोल है कि वो पहले खुद को अडॉप्ट करे, जो वो अपने बच्चे को गाइडेंस दे रहे हैं। जैसे हम अपने बच्चों को कहते बेटा आप मोबाइल मत चलाया करो, यानी इंस्ट्रक्शन की बजाय एग्जाम्पल सेट करें। इंस्ट्रक्शन की बजाय एग्जाम्पल सेट करें, ठीक है। कि वो उसको करके दिखाएगी, देखो ऐसे होता है, और कहने की जरूरत नहीं है उसको। हाँ ये सर कह के तो आप ओपोजिशन खड़ी कर लोगे बच्चे के, वो आपके एकदम ओपोज हो जाएगा, आपकी बात को मानेगा नहीं। आप सिर्फ बता रहे हो कैसे हाँ, करना है। कर शायद आपकी भी हैबिट में नहीं है। हाँ तो आप उसको एज ए एग्जाम्पल सेट करें, धीरे धीरे बच्चा भी उसको कॉपी करने लगेगा, और काफी हद तक उसमें भी चेंज आ जाएगा। जैसे सर कई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के फोन एडिक्शन से परेशान हैं, हाँ, पर खुद फोन के एडिक्ट हैं। खुद फोन में बैठे हैं, खुद टीवी में बैठे हैं। अच्छा, जिस दिन खुद का इंटरेस्ट होता है तो उस दिन खुद के प्रोग्राम को डिले कर देते हैं। तो बच्चा भी जिस दिन उसका इंटरेस्ट होता है उस दिन वो अपनी पढ़ाई के प्रोग्राम को डिले कर देता है। अब वो जैसे ही डिले करता है तो एग्रेसिव हो जाते हैं पेरेंट। अब आप एग्रेसिव हो रहे हैं तो बच्चा भी तो आपका एग्रेसिव ही होगा।
सही बात है। आपने उसको सिखाया कि अपनी प्रॉब्लम को जो है कूल रह के हैंडल किया जा सकता है। हम्म। आप तो उसको एग्जाम्पल क्या दे रहे हो कि यदि आपका गोल सेट नहीं हो रहा तो आप एग्रेसिव हो जाओ। तो हम्म। बच्चा कहता है ठीक है मेरा भी गोल सेट नहीं हो रहा, मैं भी एग्रेसिव हो गया। तो तुरंत जवाब देता है पेरेंट। और वो तो उसी एज में है कि वो उसी तो एज में इमीडिएट उसको सीखेगा। उसको तो पता ही नहीं है, वो तो करेगा ही करेगा। तो पेरेंट की तो पहली मॉरल ड्यूटी है कि खुद को बदलना। हम्म। दूसरी उसकी ड्यूटी है कि उसके लिए जो एसेंशियल रिसोर्स है हम्म। वो तो एटलीस्ट उसको मेंटेन करे इस कंपटीशन के era में। भाई मिनिमम, जैसे अपने मान लो स्कूल में अच्छा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो एक ट्यूशन होनी चाहिए उसके पास एटलीस्ट, जिससे वो बच्चा फाइट कर सके। बेसिक बुक्स उसके पास होनी चाहिए, हम्म। है ना। और बार बार जो ये पेरेंट, अभी जो मैं नए बच्चों में फील कर रहा हूँ कि बार बार जो ये पेरेंट अपना एग्जाम्पल देते हैं ना कि हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते हम्म। थे, ये चीज़ भी थोड़ा बहुत इरिटेट करती है। आप करते थे, आपकी सरकमटेंसेस ही अलग थी, ये कर रहे हैं इनकी सरकमटेंसेस ही अलग है, पूरा सिनेरियो ही चेंज हुआ हुआ है। जैसे तो सर हम बच्चों का एग्जांपल देते हैं हाँ कि हमारे टाइम पे हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज था कि बेसिक, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि हमारे पास फोन नहीं था। हाँ और हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज था कि हमारे पास फोन नहीं था, हाँ, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं था। डिस्ट्रैक्शन नहीं था। तो तो वो तो हर चीज़ का भी क्या हो रहा है, मेरिट भी आ रही है साथ में उसके डीमेरिट भी आ रही हम्म। है। भाई अब उसका फायदा भी है और नुकसान भी है, तो वो पेरेंट की ड्यूटी है ना कि वो बच्चे को किसी चीज़ के लिए डायरेक्ट तो मना करे ही नहीं, हाँ, बल्कि उसको एग्जाम्पल से, कंडीशन से खुद बदल के सिखा सकता है। यानी सर एक चीज तो हो गई कि एनालाइज करे कि बच्चे की कैपेसिटी कहाँ तक है। हाँ, सेकेंडली हो गई कि बच्चे को इंस्ट्रक्शन की बजाय इंस्ट्रक्शन को रिप्लेस किया जाए एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से सॉल्यूशन पे काम करें। और सर इसके अलावा। और इसके अलावा पेरेंट की जो सबसे बड़ी ड्यूटी है वो ये कंपैरिजन बंद कर। हम्म। पेरेंट को कंपैरिजन नहीं करना। ओके। भाई हम आईएएस थोड़ा ना बने, सही बात। है ना। तो हमारा बच्चा हमको कंपेयर कर दे कि फला अंकल तो आईएएस हैं, आप तो आईएएस नहीं हो, तो कंपैरिजन तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन ही नहीं है। हम्म। आप उसको उसके बेस्ट के लिए मोटिवेट करें। हम्म। तो टाइम टू टाइम मोटिवेशन जरूरी है। और थोड़ा बहुत मैं कहना चाहूँ बच्चों को हारना भी सिखाएं, हारना और समझौता भी सिखाएं, सिखाएं। है ना। क्योंकि आजकल क्या एक एक दो दो बच्चा है तो पेरेंट क्या करता है, बच्चा हारता है तो वो इधर उधर से बाय हुक एंड क्रूक दूसरे रास्ते से उसकी सक्सेस को कन्वर्ट कर देता है। हम्म। तो फिर लाइफ में आप थोड़ा साथ रहोगे उसके, सही तो बात। उसको बताएं हर चीज़ जीती नहीं जाती, कुछ हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सही बात है सर है ना। कि जीत से पहले आप हार की तैयारी सिखाओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या दिक्कत है, बच्चे को पता होना चाहिए सबको सब कुछ नहीं मिलेगा। सर अब जैसे अभी आपने मेंशन किया कि कुछ बच्चे हैं जिनका स्कूल से हो जाता है, कई बच्चे हैं जिनको कोचिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अभी सर रिसेंट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर नई एनसीईआरटी बुक्स आई है, जिसमें सर आपने भी देखा होगा कि एनसीईआरटी ने अपना एक लेवल इंक्रीज किया है। और अभी 11th 12th की आनी बाकी है, हमारे पास अभी तक 10th की आई है। तो 10th की, 9th की, सॉरी 9th की आई है, 9th का हम देख सकते हैं कि लेवल इंक्रीज हुआ है। सर आपके अकॉर्डिंग क्या स्कूल्स इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं? देखो ये 100% प्रिपरेशन तो मुझे कहीं नहीं दिख रही अभी, है ना। क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट किसी पॉलिसी को अप्लाई करती है, फिर वो एग्जैक्टली फिजिकली ये जो है अप्लाई हो पाए, इम्प्लीमेंट भाई है। इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। और फिर उसके बाद क्या कि टीचर्स, उनको बदलने में भी टाइम लगता है। हम्म। तो या तो सरकार बड़े लेवल पे जो है ऐसे प्रोग्राम लगाए स्कूल्स में, तो ट्रेनिंग। हाँ तब वो ट्रेनिंग सेंटर्स हों जहाँ पर उसको बेनिफिट मिल सके। लेकिन फिर भी टाइम लगेगा, अभी ये पोजीशन नहीं है, कि अभी टीचर्स के पास ही और टीचर्स को अपग्रेड होना पड़ेगा टाइम के साथ। तो यानी फिर इन दी एंड तो फिर यही रहेगा कि भाई आप कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ने वाली रहेगी, है। वो इसीलिए रहती है कि देखो जो गवर्नमेंट सिस्टम में लोग जा चुके हैं ना वो थोड़े से क्या होते हैं, इजी गोइंग हो जाते हैं। हम्म। और जब सिस्टम नया अप्लाई होता है तो वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जब तक मार नहीं पड़ती तब तक वो उसमें सुधार नहीं होता। तो यानी कि अगर 20 में पॉलिसी आई तो 26 में बुक्स आई, बुक्स आई। है ना। अब आगे कब जाके वो टीचर्स उस पैटर्न से अडॉप्ट होंगे, कब वो सिस्टम आएगा, पर वो शुरू का टाइम होता थोड़ा सा स्लो ही है क्योंकि हम्म। मास लेवल पे हो रहा है ना, तो तो इस वो वजह फिर से। वो गैप पे फिर इन दी एंड हाँ जो और है वही वही बाहर वाले जो एक्स्ट्रा टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही फिल उनके करेंगे। लिए वही फिल करेंगे। वही फिर वो हाँ कमी वही पूरी हाँ, करेंगे। क्योंकि उनकी नीड है ना, उनकी नीड है तो वो डेफिनेटली क्या करेंगे, उसको जल्दी कवर करेंगे। तो सर हमने जैसे पेरेंट्स की तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली,
अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी 5 क्वालिटीज़ हैं जो हर स्टूडेंट में जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसमें होनी देखो चाहिए? फंडामेंटली जो बेसिक नीड है वो एग्जाम चाहे कुछ भी हो वो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है और सदियों से है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि आगे भी कितना भी समय बदल जाएगा ये चीज़ें नहीं बदलेगी। तो अगर पेरेंट को बच्चों को ट्रेन करना है और 4-5 मेजर क्वालिटी है तो सबसे पहली चीज़ है जो डिसिप्लिन, और पेरेंट उसको सपोर्ट करे। अगर स्कूल सिखाता है कोचिंग सिखाता है तो भी पेरेंट उसको जो है फॉलो करने में सपोर्ट करे। अगर बच्चा डिसिप्लिन है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, सक्सेस की तरफ जाएगा ही। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है उसका अपना कॉन्फिडेंस, और वो उसके घर से मेंटेन होता है, उसके स्कूल से मेंटेन होता है। तो धीरे धीरे सभी को जो उसके सराउंडिंग में बच्चे को उनको सबको क्या करना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस मेंटेन करने में मदद करनी चाहिए, और बच्चों को भी अपना कॉन्फिडेंस छोड़ना नहीं चाहिए। तीसरी है पेशेंस। अगर टास्क बड़ा है तो टाइम लगेगा, तो बच्चे को क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। पहले आपकी एजुकेशन सही नहीं है, अब आप सही कोचिंग में आए हो, सही जगह पे आए हो, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, और आप जादू से चाह रहे हो या दूसरे बच्चे से कंपेयर कर रहे हो कि वो आगे, तो अब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब तक आप में खुद में चेंज नहीं आएगा तब तक स्कोर में चेंज भी नहीं आएगा। यानी पढ़ने अब से आप खाली सही चेंज जगह पहुंच चुके हो तब आपको थोड़ा वेट करना हाँ है, वेट चीज़ों को करना समझना पड़ेगा। चाहिए। आप बदलोगे पैटर्न के हिसाब से आओगे तब सक्सेस आएगी। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस, एक है पेशेंस, एक है आपका डिसिप्लिन, ठीक है ना, और कंसिस्टेंसी चाहिए। सबसे बड़ी क्वालिटी लगे रहो, बस थोड़ा करते रहो, फिर थोड़ा करते रहो, करते रहो, करते रहो। भाई आप किसी कंडीशन पे रुको मत। रुकने का मतलब है कि अब जो है फिर वापस से सक्सेस बहुत दूर चली गई। लास्ट एंड फाइनल 4 बार हारो, 5 बार हारो, आप अपना बदलोगे नहीं, लगे रहोगे। मतलब हार तो माननी नहीं है, अपनी गलतियों को समझना है और वापस से काम पे लगना। ये 5 क्वालिटी हो तो बच्चा कहीं भी सक्सेसफुल हो सकता है, सेक्टर चाहे कोई भी। ओके, यानी सर इसका अपन रिकैप लें तो एक डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन हुआ, एक एक कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हुआ, एक कंसिस्टेंसी हुई, एक पेशेंस हुआ, और एक जुझारूपन कह दो या कह दो हार नहीं मानने की प्रवृत्ति कि भाई ठीक है कोई बात नहीं है। रेजिस्टेंस उस चीज़ को हाँ लेके, रेजिस्टेंस की मुझे लगा रहना है, डिटर्मिनेशन है। चाहे कोई भी आउटकम हो। हाँ हाँ, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन। आउटकम तो हमारे किए गए कर्मों का रिजल्ट है। जैसा हमने काम किया हमें लग रहा है हमने अच्छा किया, पर पब्लिक डिसाइड करेगी, एग्जाम डिसाइड करेगा, एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा कि हमने सही किया या गलत किया। कोई बात नहीं, गलत हुआ है तो और इम्प्रूवमेंट होगा। इम्प्रूवमेंट में तो कोई लिमिट ही नहीं, आप करते जाओ करते जाओ, परफेक्शन तो कुछ है ही नहीं। तो सर जैसे अभी आपने कहा कि हमारी सक्सेस है या जो भी आपका रिजल्ट है वो तो एग्ज़ाम डिसाइड करेगा। तो अभी जैसे सर रिसेंट में डी नीट का एग्ज़ाम हुआ है, तो सर उसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल था और क्या लगभग कट ऑफ रहेगी इस बार? देखो पहला एग्जाम हुआ 26 में नीट का, किसी भी कारण से चाहे वो कैंसिल हुआ हो, लेकिन जब दोबारा हुआ तो पेपर का लेवल पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा हो। पर्टिकुलर अगर मैं बायो की बात करूँ तो लगभग सेम सा था और सबसे ठीक सरल लेवल था। पेपर में कोई ऐसी टफनेस नहीं थी। 2-3 क्वेश्चन थे जो थोड़े बहुत ऐसे लगते थे कि बच्चा, लेकिन वो भी पढ़ रहा है तो कर जाएगा। तो मुझे नहीं लगता बायो में उसको कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी का सामना करना। थोड़ा सा टफ आया केमिस्ट्री का, अच्छा। पहले की तुलना में केमिस्ट्री टफ आई। फिजिक्स तो हमेशा से ही टफ आ रही थी तो वो वैसी आई। अच्छा फिजिक्स के लिए तो बच्चे थोड़े बहुत मेंटली प्रिपेयर भी थे कि टफ आएगी, तो फिजिक्स टफ आई है, केमिस्ट्री भी कुछ हद तक अच्छी टफ हुई है, और बायो ऐसा सच है जैसे पैसे तो नेचुरली मेरिट जो है अब वो थोड़ी सी नीचे जाएगी। यानी 25 वाले के आसपास का सिनेरियो रहेगा, थोड़ा कम ज़्यादा। मतलब अपन लमसम माने तो ये करीब 550 के आसपास, 540 से 560। यानी मतलब लगभग अपन अगर सर इंडिविजुअल मार्क्स की बात करें तो लगभग बायो में क्या स्कोर रहना चाहिए? बायो में नॉर्मली बच्चे जो है ना, आप ये मान के चलिए 320 से लेके 350 के बीच में कर जाएंगे अच्छे बच्चे जो कंपटीशन में है ना, ये उनका स्कोर रेंज रहना ही। यही केमिस्ट्री के लिए आप मान लीजिए 120 130 परफेक्ट सा है, ठीक है, इतने में आ जाना चाहिए। फिजिक्स इसने 100 110 कवर कर लिया, वो आ जाएगा गवर्नमेंट सीट की तरफ। ओके, यानी एक अच्छी चांसेस है इस बार, मतलब हाँ 550 से ऊपर है बच्चा तो पूरे चांस है कि गवर्नमेंट उसको सीट, कहीं ना कहीं सीट, कहीं गवर्नमेंट ना सीट मिल जाएगी। हाँ गवर्नमेंट की ही बात, अच्छा। गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर कैटेगरी है तो उसको और बेनिफिट और रह जाएगा। तो सर इसके साथ साथ
कुछ बच्चे सर ऐसे भी होंगे जिनका ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा, हाँ तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है कि वो अब क्या कर सकते हैं अगर वो विद 12th उन्होंने दिया है या ड्रॉपर हैं या कोई 11th का बच्चा ही? हाँ, देखो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ आपका एग्जाम में, जैसे भी आपने नीट दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब इसमें क्या है, हर एक के लिए अलग अलग थ्योरी अप्लाई। अगर आप ऑलरेडी 2 ड्रॉप कर चुके हैं, हम्म, ये आपका तीसरा ड्रॉप था, तो आपको सोचना चाहिए कि आप और बेस्ट क्या कर मतलब नीट में सर बेस्ट या नीट के अलावा? सकते, नीट के अलावा भी क्या कर सकते, ओके। क्योंकि आप 2 ड्रॉप ले चुके हैं, हम्म। एक आपने 12th के साथ दे चुका है, तो टोटल अटेम्प्ट हो गए आपके 3। 3। अब आप देख लीजिए, पहली तो आपकी मेरिट में जाने में और आपके बीच में दूरी कितनी है। ये मान लीजिए हम्म। 550 पे लास्ट सीट जा रही है, हम्म। आप 545 पे हैं, 5 नंबर का डिफरेंस। 5 नंबर का डिफरेंस है, 10 नंबर का डिफरेंस है, और आप कीनली इंटरेस्टेड है कि नहीं मुझे तो इसी में जाना है, हम्म। तो आपका बनता है कि आप एक पैरेलल ऑप्शन के साथ नीट की प्रिपरेशन एक और अटेम्प्ट आप करें, पैरेलल ऑप्शन के साथ। जैसे सर? जैसे आपने कहीं एडमिशन ले लिया, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो 5-10 नंबर इंप्रूव करने हैं, हाँ। तो आपको कोई बहुत ज़्यादा ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आपको तो कंसिस्टेंटली मॉक टेस्ट पे रहना है और अपनी गलतियों को सुधारना। ओके। तो लेकिन अगर आपने मान लीजिए 12th दिया है अभी, हम्म। और 12th के साथ आप रह गए हैं और आप कीनली इंटरेस्टेड है, तो आपको की तैयारी करनी ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी ये ड्रॉप तक तो कोई इशू नहीं हाँ, है? पहला ड्रॉप तो मैं मानता हूँ दे देना चाहिए बच्चों को, जब आप 22-25 लाख लोगों के बीच में कंपटीशन दे रहे हो और 12th में सब्जेक्टिव पैटर्न चल रहा है और यहाँ ऑब्जेक्टिव चल रहा है, तो डेफिनेटली आपका एक ड्रॉप बनता है, उसमें कोई बड़ी चीज़। कि वहाँ हम ये ना सोचें कि हम मतलब ड्रॉप ले रहे हैं क्योंकि कंपटीशन इतना है। हाँ, कंपटीशन के हिसाब से चीज़ें तय होती हैं। और वैसे देखो, एक्चुअली ये ड्रॉप ईयर है नहीं, कहने की बात है, या तो यूँ बोलते कि हमने एकेडमिक ड्रॉप। हम्म। ड्रॉप तो क्या हुआ, आप 8 घंटे डेली पढ़ रहे हो, हम्म। स्कूल की जगह कोचिंग जा रहे हो, हम्म। डेली नियम से पढ़ रहे हो, डेली आपके टेस्ट हो रहे हो, तो ड्रॉप तो हुआ ही नहीं ना। कहाँ हुआ ड्रॉप? ड्रॉप तो कुछ भी नहीं हुआ। आप ये कह सकते हो मैंने एकेडमिक्स में एक ड्रॉप लिया। हाँ, कि हम किसी डिग्री में जाने के बजाय। हाँ, डिग्री कॉलेज में जाने के बजाय आपने इन्हीं चीज़ों को दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया, थोड़ा डिटेल में पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये ड्रॉप नहीं हुआ है। क्यों? ये आपने क्या कि परफेक्शन की तरफ मूव किया है, एग्जैक्टली उसी चीज़ में परफेक्शन की तरफ मूव किया, क्योंकि 12th तो क्वालिफाइंग 35-36% पे बंदा क्वालिफाई हो जाता है, तो परफेक्ट तो है नहीं। सही बात। किसी भी एग्जाम में आप 36% मार्क्स ला के अगली क्लास में अपडेट हो जाते हो, तो ये कोई कंफर्म थोड़ा हुआ कि वो आपको आता है। यानी आपने 12 साल तो कुछ एक्चुअल में तो कुछ प्रूव नहीं हुआ है, हाँ, प्रूव तो प्रूव नीट कहाँ में ही हो होगा? रहा लड़ना तो आपको जितनी आपके पॉपुलेशन है उससे, रिसोर्स तो उन पे बटेगा, है। रिसोर्स तो कोई क्लास वाइज आप होगा नहीं। हाँ। हाँ, तो रेशो पे काम करेंगे कि जितने लोग फाइट कर रहे हैं आपकी एज ग्रुप के, उनमें आप बराबर फाइट करोगे तो आपको रिसोर्स मिलेगा, आप फाइट नहीं करें तो रिसोर्स पीछे रह जाएगा। तो असली लड़ाई तो यही है। इसके साथ अगर हम रैप अप करना चाहें तो सर आपका एक मैसेज क्या रहेगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी पेरेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं इस कॉम्पिटिटिव की फाइट से जुड़े हुए हैं? देखो, अगर सब किसी ना किसी तरह से कंपटीशन से जुड़े हैं, तो मैं सबको यही कहूँगा कि कॉन्फिडेंट रहें, अपने आप पे फेथ रखें, है ना, कूल रहें। प्रॉब्लम्स सबके साथ हैं, अकेले आपके साथ नहीं। आपको लग रही होंगी कि भाई कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं, किसी से किसी दूसरे प्रकार की, किसी से तीसरे प्रकार की। अब ये तो हम जानते हैं हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत बड़ी समस्या है, तो फिर कंपटीशन रहेगा ही रहेगा। तो जिनको कंपटीशन से रोज लड़ने की आदत होगी और लड़के आगे बढ़ने की सोच होगी, वो हमेशा सफल होते रहेंगे। तो हर पेरेंट्स से यही कहूँगा, लड़ते रहें, छोटी मोटी असफलता को कंसीडर ना करें, और किसी एक एग्ज़ाम में कम ज़्यादा नंबर आने से ये तय नहीं होता, और परमानेंट ना तो कोई सक्सेसफुल होता है और ना ही कोई परमानेंट जो है फेलियर होता है। ये तो हर एग्ज़ाम के साथ, टाइम के साथ बदलते रहते हैं। तो सही। इसलिए अपने आप में फेथ रखें, ऊपर वाले में फेथ रखें, सब सही होगा। थैंक यू सर, आज आप आए एज अ गेस्ट। और एक लास्ट क्वेश्चन सर हमारा रहेगा कि आपको ये जो कंसेप्ट है इवोल्यूशन टॉक्स का, जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं उन चीज़ों पे, ये आपको कंसेप्ट कैसा लगा और इस डिस्कशन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, आपने जब मेरे से पहली बार इसके लिए बात की थी तो मेरा ऐसा कोई मन नहीं था। फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो लिखा है ना इवोल्यूशन टॉक, हम बायोलॉजी के
लोग हैं और हमें समझ में आता है कि इवोल्यूशन जो है ना वो एक थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, पर ये धीरे 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 होता है और बहुत बड़ा चेंज लेके आता है। तो ये ज़रूरी है। मैं तो हर जगह चाहूँगा कि हर जगह इस तरह की टॉक हो, ताकि एजुकेशन हर घर में चले। हम्म, समाज बहुत बड़ा है, हर आदमी हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन ऐसे टॉक्स होते हैं हम्म, जिनसे कुछ लोगों को रियल में बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। कुछ के लिए तो कोई मैटर नहीं, ठीक है, उनको हो सकता है आपको आपसे मेरे से ज़्यादा बताओ, हम्म, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन चीज़ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं नहीं। है। अगर सभी इंस्टीट्यूशन इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स आगे की तरफ बढ़ाएं, तो ये सोसाइटी को चारों तरफ से क्या होगा, एक सपोर्ट होगा। हम्म, भाई जितने भी लोग जिस तरह के पॉडकास्ट को सुनते हैं, हम्म, समझते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को उससे बेनिफिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता रहता है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं आपको कहूँगा इसको चालू रखें। और जितने आपके संपर्क के लोग हैं जो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं, बता सकते हैं, ज़रूर उन्हें अच्छी चीज़ है। क्योंकि सर हमारी कोशिश ये रहती है, जैसे हम फर्स्ट टू टेंथ बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है क्योंकि हम जो भी बच्चों को ओपिनियन देंगे वो अनबायस्ड ओपिनियन होगा। अदरवाइज कोई बच्चा किसी और कोचिंग में जा रहा है जहाँ लेट से सिक्स का या सेवन्थ से पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ एक पहले से अगर वो सिर्फ इंजीनियरिंग का पढ़ा रहे हैं तो बच्चे का पहले से नैरेटिव सेट कर देते हैं कि इंजीनियरिंग में ही स्कोप है। लेकिन बिकॉज हम ना 11 ट्वेल्थ नहीं पढ़ा रहे, तो हम बच्चों को एक कॉमन एकदम अनबायस्ड ओपिनियन हम बच्चों के सामने रख सकते हैं। और हर साल सर बच्चों के सवाल होते हैं, सर बिल्कुल हम साइंस लें, कॉमर्स लें, किस फील्ड में जाएं, मैथ्स लें, बायो लें। तो हमें लगा कि शायद हमें आगे आना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए। और हम उन सब फैकल्टीज़ को ला पाएँ यहाँ पर जो उन बच्चों को गाइड कर सके। हम गाइड करें उसके बजाय डायरेक्ट आप आके अगर नहीं, गाइड सभी करें। सेक्टर के लोग लाएं ताकि हर चीज़ का उनको, कहते हैं ना, कि क्लियर इन्फॉर्मेशन आए कि क्या किया जा सकता है, कैसे जाया जा सकता है। क्योंकि ये एक अभी नए जो टीचर्स आ रहे हैं उनमें ये एक अच्छी चीज़ है। पुराने टीचर्स में क्या होता था कि सिर्फ अपने तक सीमित रहते थे। अभी ये जो एक नया इनोवेटिव आइडिया है आप लोगों का कि भाई आप पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, वो एक चीज़ है। साथ साथ बच्चों को जो है उनके गोल्स के बारे में भी क्लियर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। कि हम कहीं ना कहीं वो हमें लगता है सर एक स्टूडेंट और पेरेंट के बीच में गैप जनरेट हो रहा है क्योंकि वो नए कंपटीशन को नहीं समझ पा रहे और स्टूडेंट वो जो पेरेंट का स्ट्रेस है उसको नहीं समझ पा रहा। हाँ, तो वो डिस्कशन जब तक नहीं होगा वो गैप। वो टीचर्स की ड्यूटी है। वो टीचर्स दोनों के बीच में मेरे को ऐसा लगता है कनेक्टिव लिंक है। हाँ, वो पेरेंट से भी कनेक्ट है और वो बच्चे से भी कनेक्ट है, बच्चे से भी कनेक्ट तो है। वो दोनों को एक दूसरे की सोच समझा सकते हैं। बिल्कुल सर। मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि बच्चों को किसी भी लाइन के लिए, पेरेंट को भी यही कहूँगा, किसी भी लाइन के लिए पहले बहुत ज़्यादा उसको नहीं करें। उसका पेशेंस देखें। जो 10th 9th से आप लोग कोचिंग ले रहे हैं तो आपको बच्चे का टैलेंट आपके सामने होगा, तो आप उनको प्रॉपर गाइड कर सकते हो कि भाई ये लाइन आपके लिए ज़्यादा बेटर है, आप यहाँ करोगे तो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते। सर आई एम श्योर आज का डिस्कशन कई बच्चों को, कई पेरेंट्स को इंस्पायर करेगा और आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया उससे उनके आई एम श्योर कि उनके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड एक डिस्कशन स्टार्ट होने से सर क्या होता है कि हर जगह एक चेंज आता है। जो हमारा गोल है कि एक चेंज आए। इन्फॉर्मेशन सब जगह है, लेकिन उसके ऊपर अगर स्पेसिफिकली डिस्कशन किया जाए कि हाँ एक बार हमने नीट के ऊपर डिस्कशन किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे डिस्कशन किया और एग्जाम से हटके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो बच्चे को आ रही है, जो पेरेंट को आ रही है, अगर हम इस पे डिस्कशन करें तो एक शायद चेंज आएगा और उस चेंज के नहीं, ये भागीदार। बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिससे पेरेंट को बहुत support। अगर आप सभी सेक्टर के लोगों से मिलवाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात क्योंकि सर हमें ऐसा लगता है कि भाई जैसे आप 30 साल से ऑलमोस्ट इस सेक्टर से जुड़े हैं, आप जो एक्सपीरियंस लेकर आते हैं वो एक्सपीरियंस की ज़रूरत आज हर पेरेंट को है। लेकिन हर पेरेंट आप तक नहीं पहुंच सकता, हर पेरेंट तक आप नहीं पहुंच सकते। तो इस डिस्कशन के थ्रू आई एम होपिंग कि सब तक आप एक साथ पहुंच पाओ, सब तक हमारा ये डिस्कशन पहुंच पाए और उनके आई थिंक मोस्टली डाउट्स जो है इसके थ्रू क्लियर हो चुके होंगे। है। होपफुली सब अच्छा ही हो। सर वी आर वेरी थैंकफुल कि आज आप आए और हमारे फर्स्ट गेस्ट बने इवोल्यूशन टॉक्स के।